अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विदाउट रिप्लेसमेंट आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी, द टोटलिटी ऑफ ग्रुप्स अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पॉपुलेशन में बी ऑल लिविंग पीपल इन द यूएस। अगर हमने यूएस में से सैम्पल लेना है तो इट मीन्स कि सारे जितने लोग यूएस में रहते हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगा। सैम्पल हम लोगों ने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था, द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है, द सैम्पल में बी द सम सेलेक्टेड पीपल्स ऑन बिहाफ ऑफ अवेलेबिलिटी। ये जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक पॉपुलेशन है, वो बड़ा सा ग्रुप है, उसमें से हमने कुछ लोग जो हैं उसको सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल। ये सेकेंड पिक्चर जो है ये भी आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, पॉपुलेशन जो है उसमें ज़्यादा सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो दैट इज़ हमारे पास सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग क्या होती है। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में से प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं उसके ज़रिए हम लोग कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, ये प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग है। मेन स्टेप्स हमारे पास क्या हैं। टिपिकली अ सैम्पल सर्वे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ सैम्पल सर्वे करने के कुछ मेन स्टेप्स होते हैं, जो कि ये हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज़ द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट सैम्पल स्कीम एंड सैम्पल साइज। सैम्पल स्कीम क्या रखेंगे, हम किस तरीके से सैम्पल लेंगे और सैम्पल कितना सैम्पल ले सकते हैं। अगर हमारे पास 50 की पॉपुलेशन है तो उसमें से कितना सैम्पल लेंगे, 100 की पॉपुलेशन है तो उसमें से कितना लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सैम्पल है वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर हम लोग ने डेवलप करना है, यानी कि क्या सवाल नामा है जो कि हमने लोगों से पूछना है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर के हिसाब से हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछने हैं उनमें से जो डेटा ऑब्टेन करना है वो कैसे करना है, एनालाइज और इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डेटा को एनालाइज कैसे करना है। ये सैम्पल सर्वे के कुछ मेन स्टेप्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि हम लोगों ने सैम्पलिंग से बिफोर लेने होते हैं, वो क्या है हमारे पास। आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। सबसे पहले ये कि हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, हम जिस चीज़ के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कोई सैम्पल सर्वे को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होगी। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम पाकिस्तान में सर्वे कर रहे हैं और अगर हम स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं, सारी जितने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग जो हैं जो कि स्टूडेंट नहीं है वो पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज। द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। सैम्पल साइज की अगर अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज देते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास सही तरीके से जो रिजल्ट्स हैं, जो इन्फ्रेंसेस हमने निकालने पॉपुलेशन के लिए, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग फ्रेम। अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स और पीपल फॉर्मिंग अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज टेकन। कंप्लीट लिस्ट जो है वो जो हमारे पास मैप होता है पूरा, जिसके अंदर तमाम लोग, पॉपुलेशन के तमाम लोग मौजूद हों, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है। सैम्पलिंग फ्रेम का होना हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से हम किस तरह से सैम्पल ले सकते हैं, कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन नहीं। तो वो सब चीज़ें हम सैम्पलिंग फ्रेम में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अ सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ द फ्रेमवर्क और रोड मैप दैट सर्व एज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल सर्वे एंड इफेक्ट्स मैनी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वे एज वेल। सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है वो हमारे पास वो ऐसा फ्रेमवर्क होता है कि हमें जिससे ये पता चलता है कि हमने सैम्पल किस तरह से लेना है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, सैम्पल साइज़ कितना ज़्यादा लेंगे या कितना कम लेंगे, सैम्पल जो लेने का तरीका है वो कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम देखते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन में। ये सब डेफिनेशंस आप लोगों ने याद कर लेनी है, अच्छे से समझना है इनको।
नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग है। लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग इफ़ डेटा वर टू बी कलेक्टेड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अगर हमारे पास पूरी पॉपुलेशन जो है उसका डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा तो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज चाहिए होंगे उसको कंडक्ट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास लो कॉस्ट आती है, हमारा बजट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग इन सैम्पलिंग के अंदर क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करना पड़ता, उसमें कम एलिमेंट्स आ जाते हैं, कम यूनिट्स आ जाते हैं, तो हमारे पास टाइम जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई, सैम्पलिंग का स्कोप हाई रहता है। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ हाई, एक्यूरेसी भी हाई रहती है क्योंकि अगर पॉपुलेशन में जैसे कि हमारे पास अगर 100 की पॉपुलेशन उनमें से 10 लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो हम उसे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन सैम्पलिंग में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम लोग फुली रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंस। सैम्पलिंग में ये है वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं। अगर हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिख कर रहे हैं तो उसमें वो इसको कंडक्ट करना जो है वो आसान है। सूटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज, वही लो ऑफ कॉस्ट, लो ऑफ टाइम सेविंग, टाइम सेविंग है, कॉस्ट भी कम लगता है उसमें, एफर्ट भी कम लगती है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज द सैम्पलिंग टेक्निक in which the researcher choose sampling from a large population using a method based on the theory of probability, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जब सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं तो वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं, यानी जिसमें तमाम एलिमेंट्स के सेलेक्ट होने के चांसेस अगर बराबर होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग इसका टेक्निक यूज़ करें। फॉर अ पार्टिसिपेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल ही और शी मस्ट बी सिलेक्टेड यूजिंग अ रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन हमारे पास ये होती है कि हम किसी को किसी तरफ भी बायसनेस शो नहीं करवाते हैं। रैंडम सिलेक्शन होती है, रैंडम सिलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं जैसे कि बाय द कंप्यूटर हम यूज़ कर सकते हैं, बाय रैंडम नंबर टेबल, बाय कैलकुलेटर, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके जिससे हम रैंडम सिलेक्शंस कर सकते हैं। इसकी टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। The main types of probability sampling method are simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling and systematic random sampling। ये आपने फ़िलहाल आपके कोर्स में जो है वो इसके नाम तक ही है, तो आपने इसके नाम जो है वो याद कर लेना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर सेलेक्ट सैम्पलिंग बेसिस ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रादर दैन द रैंडम सिलेक्शन। इसमें जो रिसर्चर है वो रैंडम सिलेक्शन नहीं करता, वो अपनी जजमेंट्स पे करता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कन्वीनियंट सैम्पलिंग इसका एक हिस्सा होती है जिसमें अपनी मर्ज़ी से हमें जो जो इंसान मिल रहा होता है, जो जो कन्वीनियंटली हमें अवेलेबल होता है, हम उसका जो उसको सैम्पलिंग में उसको शामिल कर लेते हैं। इसकी टाइप्स हैं हमारे पास कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग है, सेल्फलेस सिलेक्शन सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। इसकी भी आपने फ़िलहाल नाम याद करने हैं, बाकी अब ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा अभी फ़िलहाल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके लिए एक न्यूमेरिकल है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द 5 नंबर्स 2 3 6 8 11, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के लिए किया था, इसी को मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए किया ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो उसमें नज़र आ जाए। इसमें भी हमने वही मीन फाइंड करना है पॉपुलेशन का, और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, इसमें मीन और पॉपुलेशन, मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों ने पहले से कर रखा था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन और वेरिएंस निकाला है ताकि आपको पता चल जाए। देयर आर 10 सैम्पल्स ऑफ साइज टू विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स हम विदाउट रिप्लेसमेंट में किस तरह से निकालते हैं, NCN, कैपिटल N हमारे पास है पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n है हमारे पास सैम्पल साइज। जब ये हम विद रिप्लेसमेंट करते थे तो हमने यहाँ पर क्या किया था, कैपिटल N की पावर स्मॉल n किया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, NCN यानी कैपिटल NC स्मॉल n यानी 5C2 जो कि इक्वल होता है 10 के, या कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये दो के इसके सैम्पल बन गए, यानी हमने जो कि हमारे पास था पहले
2 3 6 8 11 इस तरह से था। तो पहले हम इसमें रिपीट करते थे, यानी 2 के साथ 2 को भी लेते थे। अब हमने 2 के साथ 2 को नहीं लेना, अब हमने 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 11 इस तरह से लेना है। उसके बाद हमने 3 के साथ दोबारा 2 को नहीं लेना, फिर 3 के साथ दोबारा 3 को नहीं लेना, आगे आगे की तरफ सिर्फ जाना है, यानी 3 के साथ 6, 3 8, 3 11, फिर 6 8, 6 11, फिर 8 and 11 इस तरह से हमने इसको लेना है, जैसे कि ये सैम्पल मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, इनका मीन निकाल देना है। सारे सैम्पल्स का अलग अलग से मीन है, जैसे 2 + 3/2 करके, अब वो 2 + 3 आपके पास 5 आ जाएगा, 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगी। इस तरह आपने सबके सैम्पल्स जो है उनके मीन निकालनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये है, हमने मीन निकालने के लिए क्या किया है कि जितने मीन्स हमारे पास आए थे उन सबको हमने जमा किया है और 10 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये टोटल सैम्पल जो थे वो 10 बन रहे थे। तो दैट इज़ इक्वल टू 6, जो कि अगर आपको याद हो और आपने लास्ट लेक्चर में देख लेना है, उसमें म्यू हमारे पास जो था वो 6 निकला था। तो म्यू एक्स बार भी हमारे पास 6 निकला है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सैम्पल लेते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम अपनी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, यानी हमें उस पॉपुलेशन को देखते हुए, उस सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का मीन है वो कितना था। आगे है इसका वेरिएंस। सिंपल वही प्रोसीजर पे आपने वेरिएंस निकालना है, जैसे कि हम लोग पहले निकालते थे। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास वेरिएंस यानी कि 4 आ जाएगा, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.01 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैसे लेना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन। ये इसकी जो हमारे पास थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो ये होता है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू एन ओवर एन माइनस 1। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले से बता रखा है कि एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 जो है ये हमारे पास होता है करेक्शन फैक्टर, और ये हमेशा तब लगता है जब हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी जब भी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की जाएगी तो ये करेक्शन फैक्टर एक है, ये इसके साथ में लग जाता है। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो वो ही हमारे पास सेम टू सेम वही आंसर आएगा जो कि हमारे पास पॉपुलेशन का आ रखा था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग अगर किसी भी सैम्पल को लेके कोई भी पॉपुलेशन को हम लोग नहीं आप डिस्कस करते, हम लोग उसमें से एक छोटा सैम्पल लेते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, तो हमारे पास लेस एफर्ट से, लेस कॉस्ट से और हर चीज़ कम, रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, यानी हमें ये पता चल सकता है कि ये सैम्पल को देख के पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने करना है। ये डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेनी है। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।